हेडिंग डालो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कौन बताएगा? हम जहां से ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसे? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? पढ़ा हुआ है, बोर्ड्स के लेक्चर में देखा होगा आपने कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, ऐसा नाम सुना है कभी जीवन में? वन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अरे बोलना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। सुना है कभी ये? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। क्या होगा? क्या होगा? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम? ईच एंड एवरीवन हैव टू स्पीक। अब नॉन इनर्शियल और इनर्शियल में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, એવું તો તું છોકરો છે ને પેલી છોકરી આખા ગામને ખબર. That is not the case. The case is कि इन इनर्शियल फ्रेम मतलब वेलोसिटी जिस फ्रेम में कांस्टेंट हो, या फिर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन जीरो हो, मतलब ऐसी कोई फ्रेम होगी. एक्चुअली क्या होता है, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा, थर्ड लॉ देखा, एप्लीकेशंस ऑफ एवरी लॉ हमने पढ़ लिए, समझ लिए क्या होते हैं. पर सिचुएशन क्या है, जब न्यूटन ने लॉ दिए तो उसने खुद ही एक्सेप्ट किया कि देयर इज अ फ्रेम्स वेयर न्यूटन्स लॉ आर वैलिड एंड देयर इज अ फ्रेम्स वेयर न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड. थर्ड लॉ जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो सब जगह चलता है. पर फॉर द न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, जो जहां पर वैलिड है वो चीज है इनर्शियल फ्रेम, और जहां पे वैलिड नहीं है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंस? क्योंकि भाई इनर्शियल फ्रेम ऐसी होती है जिसमें एक्सेलरेशन कैसा होता है, कैसा होता है, तो नॉन इनर्शियल में कैसा होगा, नॉन जीरो या फिर कांस्टेंट. समझ में आ रहा है? यहां पे कौन वैलिड नहीं है, तो क्या फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. कैसे वैलिड नहीं है उसको समझते हैं. तो कंसीडर अ पर्सन observing a mass of 2m having force of 10 न्यूटन. 10 न्यूटन मैंने इसको अप्लाई किया नहीं, हाँ बस ऐसे पढ़ा हुआ है, ऐसा ही मान लेते हैं कि एक पर्सन ए किसी पड़े हुए ब्लॉक को, 2 kg के ब्लॉक को वो देख रहा है. तो ये ब्लॉक कैसी कंडीशन में है, रेस्ट पे है. मतलब फॉर दिस केस इनर्शियल फ्रेम बोली जाएगी इसको. समझ में आ रहा है? अगर इसी ब्लॉक को कुछ एक्सेलरेशन दे दिया जाए या कुछ फोर्स लगा दिया जाए, लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ऐसा मानते हैं, अब इस एक एग्जाम्पल को भूल जाओ, दूसरा एग्जाम्पल कि अगर एक पर्सन किसी कार में बैठा हुआ है और कार चल रही है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एग्जाम्पल कौन सी इनर्शियल फ्रेम, मतलब इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इट हैज क्या है, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मतलब रेफरेंस फ्रेम विथ वेलोसिटी कांस्टेंट और रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वो इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो यानी कि ज़्यादा या कम या कांस्टेंट, ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम कैसी होती है, तो कि उसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लगते हैं. लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम आर दोस्त जिसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं लगते हैं. समझ में आ गया? तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे लगता है लॉ और कैसे नहीं लगता है.
बीच में कुछ भी बकवास करनी नहीं है, जो भी काम है वो सीधा मुझे पूछना है। दो एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल को हमने बोला कि अगर ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था तो ये वो कौन था, इनर्शियल फ्रेम था। अगर इसकी कुछ एक्सेलरेशन नॉन जीरो मतलब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन आ गई, मतलब मे बी कांस्टेंट मे नॉट बी कांस्टेंट वाली कंडीशन आ गई, तो ये सेकंड एग्जाम्पल उसका होगा। सिंपल है, तो इतना हमने नोट कर लिया है। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। अब ये एक नया एग्जाम्पल समझ लो, कंटेंट सेम है कि अगर कोई पर्सन ए इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, कितना है उसका फोर्स 10 न्यूटन, कितना है उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई कार में बैठा हुआ इंसान इस ब्लॉक को देखेगा तो वो उसको कैसे देखेगा? अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दी, इस कार में बैठे वाला इंसान इसको देख रहा है तो उसको कैसे देखेगा? इट हैज़ ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसमें कंडीशन क्या हो रही है देखो, अगर इसके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, मतलब इसके पास भी 10 न्यूटन का फोर्स है। समझ में आ रहा है? तो इसके पास भी फोर्स, इसके पास भी फोर्स, इसके पास भी एक्सेलरेशन, इसके पास भी एक्सेलरेशन। तो अगर ये इसको ऑब्जर्व करेगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन, दिस पर्सन को बोल दो 2। तो ये था ब्लॉक, तो ब्लॉक को ऑब्जर्व किया पर्सन ने, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? दोनों एक साथ दौड़ते हैं विथ सेम एक्सेलरेशन, तो बाजू वाला अपने को रेस्ट पे लगेगा। समझ में आ रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पे कुछ फोर्स है, एक्सेलरेशन जीरो दिखा, तो अगर मैं इसके ऊपर F बराबर ma लगाऊं तो एक्सेलरेशन जीरो लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फॉर द सेकेंड केस, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ में आ रहा है? तब इसको वैलिड करने के लिए न्यूटन ने पहले ही बताया था कि मेरे जो लॉ है वो कहाँ चलेंगे? इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं चलेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले उसके लिए उसने क्या दिया? उसके लिए उसने हमको पहले ही बता दिया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले उसके लिए वी हैव टू कंसिडर अनदर फोर्स विच इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। इसका नाम तो आपने सुना होगा, स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स बताया उसने? स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स कैसा होता है? किसी भी फोर्स को जब हम पढ़ते हैं, ये सब लिख लिया आपने यहाँ का कंटेंट, ये एग्जाम्पल लिखना बाकी है तो टाइम दूंगा उसका, पर इतना लिख लिया। अब हम क्या सब पढ़ रहे हैं तो कि भाई स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ लगाना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड स्यूडो फोर्स। सिंपल है। अब स्यूडो फोर्स है क्या एक्चुअली? क्योंकि किसी भी फोर्स को जब पढ़ते हैं तब हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, मैंने बताया था। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका डायरेक्शन, और एक हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। 4 बार डिस्कस किया है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि अगर कोई चीज़ ऐसे पड़ी है तो यहाँ सपोज नहीं बन रहा है वो चीज़, अगर ऐसे है और नीचे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो आगे खींचेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर वो उसको आगे ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे पॉइंट ऑफ फोर्स को, तो अप्लाइंग फोर्स एट पॉइंट दिस, तो वो रोटेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब वो सारी चीज़ें भी बातें करेंगे, पर अभी के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा तो कि भाई सेंटर ऑफ मास। आज सुबह ही पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास को अपन फोर्स देंगे तो पूरा पार्टिकल चलेगा। मतलब कि फोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सी होगी? सेंटर ऑफ मास। जब तक हम पढ़ेंगे तब तक क्या पढ़ेंगे? ये जो फोर्स लगेगा उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? सेंटर ऑफ मास। डायरेक्शन क्या है उसकी बात करेंगे, और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड तो सबको पता है, F इजिकल टू ma। पर इसमें नया क्या हुआ तो कि मास किसका होगा तो कि मास ऑफ द बॉडी
पर एक्सीलरेशन किसका होगा? ऑपोजिट टू द फ्रेम। समझाता हूँ, इसको प्रॉपर समझे ही समझ पाएंगे, पर अभी के लिए सिर्फ उसका क्या लिख लो, वो लिख लो, क्या क्या लिखते हैं, डायरेक्शन, फोर्स और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिख लो कि उसका फॉर्मूला है स्यूडो फोर्स का ma, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट टू द फ्रेम, बिकॉज एक्सीलरेशन वी हैव कंसीडर्ड ऑपोजिट टू द फ्रेम। ये एग्जांपल लिख लिया। गलती हो रही है क्या? हाँ गलती हो रही है। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज फ्रेम का डायरेक्शन, मतलब फॉर्मूला कैसा होगा, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम इनटू मास ऑफ बॉडी, और डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट ऑफ फ्रेम होगी। वो अभी समझेंगे कि ये सब क्या चीजें हो रही है। मतलब ये स्यूडो फोर्स क्या है, देखो भाई, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, तब उसमें अगर कोई फोर्स समझना है कि उसमें क्या हो रहा है, अभी अभी हमने देखा तो कंडीशन क्या हो रही थी, 10 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, विच इज नॉट मैथमेटिकली ट्रू और नॉट फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। तो स्यूडो फोर्स क्या है उसका सब फटाफट से डेफिनेशन लिखो। इट इज द फोर्स इंट्रोड्यूस्ड टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ in non-inertial frame. To study this force, we need to study three aspects of it. One is magnitude, direction and point of application. To study this force, we need to understand three aspects of it. दुनिया में कोई भी फोर्स जब हम पढ़ते हैं तो उसके तीन एस्पेक्ट को ध्यान में लेते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, फिर उसका डायरेक्शन क्या, फिर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या। मतलब अगर हम किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, टेंशन फोर्स की बात करें, दुनिया का कोई भी फोर्स, उसका एक फॉर्मूला होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा, और वो कैसे अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है? इलस्ट्रेशन से समझें तो समझने में चीज़ें इजी लगेंगी। इफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड ऑब्जर्व्स अ ब्लॉक हैविंग 20 न्यूटन ऑफ मास ऑन 2 kg and a second person which is driving a car with 6 meter per second square acceleration, मतलब ये पहली फ्रेम, ये दूसरी फ्रेम। समझ में आ रहा है कि बाहर से कोई ग्राउंड से उसको देखेगा, कोई यहाँ से उसको देखेगा। सो द क्वेश्चन इज कि सबसे पहले पर्सन 1 ब्लॉक को देखेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और पर्सन 2 ब्लॉक को देखेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, देख के ही हमको पता चल गया कि एफ का एफ इज इक्वल टू एम ए करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/2, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके साथ दोनों चीज अगर एक साथ चल रही है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी में से इसकी सबट्रैक्ट करते हैं, तो इसके एक्सेलरेशन में से भी इसका एक्सेलरेशन सबट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? मैं रिस्पॉन्स करो भाई, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है इसका 10, ये 6, तो व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द टू रेफरेंस फ्रेम्स। अगर एक्सेलरेशन ऑफ b2 लिखूं मैं तो क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे आया? पर ये तो हमारी नॉर्मल मेथड थी रिलेटिव वेलोसिटी की। अब स्यूडो फोर्स लगा के इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। स्यूडो फोर्स कैसा है तो कभी ध्यान से देखो, इसको देखो क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। उसमें क्या करना है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, क्या आएगा आंसर, मास ऑफ द बॉडी 2 kg
इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू एम ए में मास ऑफ द बॉडी क्या है 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ द 6, तो ये मिल गया फोर्स 12 न्यूटन। किस तरफ लगेगा यह फोर्स? ऑपोजिट टू द फ्रेम, मतलब इधर लगा 12 बराबर, तो उस तरफ लगा है 20, तो इस तरफ लगा है 12। तो व्हाट इज द आंसर? 20 माइनस 12 इज इक्वल टू एम ए। 20 माइनस 12 इज इक्वल टू एम ए। 20 माइनस 12 हो जाएगा 8, मास है 2, एक्सेलरेशन है, आ गया आपका आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी मेथड से लाए हम? स्यूडो फोर्स की। अब समझ में आ रहा है हाउ स्यूडो फोर्स वर्क्स? हॉरिजॉन्टली स्यूडो फोर्स को कैसे समझना, कैसे है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो कि भाई मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी क्या है 2 kg, इसको ऑब्जर्व किया है इस फ्रेम से, तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज 6, तो 6, तो 12 न्यूटन फोर्स लगा। किस तरफ लगा? तो कि भाई ऑपोजिट ऑफ द फ्रेम, ऑपोजिट ऑफ द फ्रेम बराबर। फिर वो तो आगे जा रहा है, तो अगर उसकी वेलोसिटी उसको आगे ले जा रही है तो फोर्स कितना है आगे ले जाने के लिए? 20, तो 20 माइनस 12 का जो रिजल्टेंट बचा वो उसको आगे ले जा रहा है बराबर, इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है उसका? 2 kg। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम 2। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली हमको समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी से। ये सम इजी है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये हमको आता ही था, इसलिए इसका आंसर अगर 4 आ गया तो वी कैन कंपेयर द 2 थिंग्स, दैट्स व्हाई ये सम लिया गया। ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है बरोबर है। तो ये जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट कि अगर आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन रिलेटिवली तो ऐसे भी निकाल सकते हो। फटाफट नोट करो। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा स्यूडो फोर्स का? एक केस आपको दे देता हूं। देखो देखो अब इसके बाद एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, उससे और समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रही है। ये नोट कर लिया भाई? नहीं बोलना है किसी को? इसको नहीं निकाल सकते बिकॉज दैट इज द कॉन्सेप्ट विच विल बी अप्लाइंग इन जनरल। इसको निकालो। नाउ व्हेन वी वांट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन, एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना है, जनरल बातें करेंगे तो क्या होगी? पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड ब्लॉक इज हैविंग v1 वेलोसिटी एंड a1 एक्सेलरेशन, अनदर पर्सन इन अ कार, सेम चीज, उसकी वेलोसिटी v2 एक्सेलरेशन a2 और मास m। देन फाइंड ये 1 ये 2, देन फाइंड एन एक्सप्रेशन और फॉर्मूला फॉर द स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स लगाएंगे इस पे, तो ध्यान से देखो। जनरल केस में क्या है कि एक पर्टिकुलर केस जिससे हमें हमेशा के लिए स्यूडो फोर्स समझ में आ जाए, तो कैसे? तो भाई फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो इसके लिए तो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है नॉर्मल रेफरेंस फ्रेम, पर 2 से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे चल रही है। हमें क्या चाहिए? तो कि फोर्स किस पे? रेफरेंस 2 से उस पे, तो क्या हो जाएगा? स्यूडो फोर्स किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। कैसे लगेगा? F इज इक्वल टू एम ए, पर कौन सा है? ऑपोजिट टू द फ्रेम, मतलब इस तरफ लगेगा, मोशन इस तरफ होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया?
m क्रॉस a2। अब समझो किसी को ये चीज़ समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड पे है लेकिन व्हीकल इधर क्यों जा रहा है, तो अगर व्हीकल की कुछ वेलोसिटी है 50 और मैं ब्रेक लगाता हूँ तो रिटार्डेशन पीछे की तरफ लग सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोल सकते हैं स्पीड इज डिक्रीजिंग। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग तो विथ विच कोशंट, कौन से कोशंट से स्पीड डिक्रीज हो रही है, m इंटू a2 से। दिस इज द फोर्स, pseudo force which is decreasing the velocity of the car। अपने लैंग्वेज में लिख लो उसको। फिर प्रॉपर एक सम वर्टिकल में जो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स आप लोगों ने शायद किए होंगे एनसीईआरटी में, वही चीज करी है जो इसके पहले करी थी और कुछ नहीं है। देखो ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ ये नॉर्मल है, पर अपने को ये आता है इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं ताकि चीजें सही है कि गलत वो समझ में आए। अपने को पता था देख के ही कि भाई इसका एक्सेलरेशन 4 होगा, उसमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, पर स्यूडो फोर्स अप्लाई इसलिए किया कि जब आगे सम आएंगे तो इतने इजी नहीं होंगे कभी, उसमें स्यूडो फोर्स से ही करना पड़ेगा तभी जाके वो होगा। दैट्स वाई स्यूडो फोर्स इज द एज अ कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस हो रहा है इधर। चलो हो गया है। चलो इधर ध्यान दो। अब हेडिंग डालो लिफ्ट प्रॉब्लम। बात है बात में। अब एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक इंसान है, लिफ्ट जा रही है एक्सेलरेशन से ऊपर, तो क्या होगा? इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, तो क्या हमको हैवी फील होगा या हमको लाइट फील होगा? अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है एंड वी आर इन इट, तो हमको कैसा लगता है कि हमारी बॉडी थोड़ी हैवी हो गई, लगता है ऐसा? नहीं नहीं, इधर ध्यान दो। वो सब समझ में आ जाएगा कि कब हल्का लगेगा कब हैवी लगेगा। बीच में बातें नहीं, बाहर निकाल दूंगा। दैट इज द लास्ट वार्निंग। बकवास बंद कर और इधर ध्यान दे और रिस्पॉन्ड कर, क्या चल रहा है। तो हमको क्या फील होगा? तो भाई हैवी फील होगा। अब ऐसा क्यों होगा उसको मैथमेटिकली बताओ। कैसे बताओगे? उसके ऊपर mg किस तरफ लगेगा, नॉर्मल किस तरफ लगेगा। अब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? n प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा? f। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? mg तो नीचे आएगा, वो तो बाय डिफॉल्ट पता है अपने को। कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? mg प्लस ma। सिचुएशन इज लाइक दैट, पर mg ऊपर है तो क्या लेना पड़ेगा अपने को? n ऊपर a ऊपर, n माइनस mg। देखो कंडीशन क्या हो रही है कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो समझ जाओ n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। n माइनस एम जी हो जाएगा, n माइनस एम जी हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है किसी फोर्स से, जो फोर्स है एम ए। समझ में आ रहा है कैसे आया? देखो इधर ध्यान दो। n नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, बट द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, बरोबर है। तो हमको हैवी फुल होगा, वो हमने फील करके देखा है, दैट्स व्हाट डायरेक्टली हैवी पे टिक किया।
और उसको मैथमेटिकली समझे तो ये ऊपर जा रहा है बराबर, ये फोर्स मतलब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो मैन के ऊपर दो फोर्स लगे, एक एक्सेलरेशन ऊपर, एक नॉर्मल ऊपर और एक mg नीचे। तो जा तो ऊपर रहा है, ये एफ नेट नहीं है, समझ में आ रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ये अभी ऊपर जा रहा है, हम मान रहे हैं कि ये एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ। अगर इक्विलिब्रियम में होता तो n प्लस ए इक्वल टू एम जी, एन प्लस एम ए इक्वल टू एम जी होता, पर कोई एम ए फोर्स है जो उसको ऊपर ले जा रहा है, समझ में आ रहा है, नीचे ले जा रहा है mg, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होके कोई फोर्स उसको ऊपर ले जा रहा है। अब समझ में आ रहा है। अब mg को उस तरफ ले जाओ तो आंसर क्या आएगा, हेवी लग रहा है तो mg माइनस m नहीं आना चाहिए। शांति रख, ये उस तरफ गया तो m कॉमन निकला, g प्लस ए, मतलब हैवी लगने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल तेरा वेट था mg, उसमें एक्सिलरेशन ऐड हुआ जो ऊपर की तरफ जा रहा था, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग हैवी। समझ में आ रहा है। पहले तुम्हारा पर फोर्स था ओनली mg, अब वाइल एक्सेलरेटिंग विथ अपवर्ड साइड्स, ऊपर जाते वक्त किसी एक्सेलरेशन से तुम्हारे में एक और एक्सेलरेशन ऐड हुआ तुम्हारे वेट फोर्स में, mg प्लस ma, तो उसमें से m तो कॉमन निकल गया क्योंकि तू ही है, तो g प्लस a, तो एक्सेलरेशन कुछ ऐड हुआ, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग हैवियर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें। तो इसको जब मोशन में समझेंगे, बाहर से समझेंगे, तब अपने को थोड़ा सूडो फोर्स के अलावा इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके ऊपर सूडो फोर्स लगा के एक बार ट्राई करके देखो, आता है आंसर। सूडो फोर्स कब लगाएंगे समझ लो, इफ वी सिट इनसाइड द लिफ्ट विद द मैन, अगर कोई एंटमैन बन के अंदर बैठ गया तो वो क्या देखेगा। अब हमारा मतलब क्या है, स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है, फाइंडिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम। तो मैंने इसी को अंदर डाल दिया, तो इसकी फ्रेम से क्या चीजें चेंज हो रही है वो समझना है। मतलब ये जो एंटमैन है वो इस इंसान को कैसा पाएगा, रेस्ट पे पाएगा, वो अपने आप को किस तरफ जाता हुआ पाएगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फिजिकल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, बट द फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इतना हमको पता है। मतलब व्हेन वी आर कंसिडरिंग द एंटमैन फ्रेम, सिचुएशन इज लाइक दिस, ये उसके बाजू में बैठा हुआ है। अब कंडीशन क्या हो रही है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड ऊपर की तरफ है, वो हमको पता है, पर इसके लिए क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट हमको पता है एक्सेलरेशन किस तरफ, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ, बिकॉज फोर्स इज ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स। मास किसका, इस पूरे सिस्टम का। एक्सेलरेशन किधर, ऊपर है, अपने को पता है ऊपर है, बट फोर्स कहाँ लगाया, नीचे। और कौन था नीचे, mg, ये कौन है, n। तो अब जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, n इज इक्वल टू mg प्लस ma, m कॉमन g प्लस a। मतलब नॉर्मली भी हमको पता चल गया, सूडो फोर्स से भी हमको पता चल गया। समझ में आ रहा है। अभी तक जो हम टाइम पास कर रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं कि व्हाट इज सूडो फोर्स, हाउ टू अप्लाई अ सूडो फोर्स। पहले हॉरिजॉन्टल देख लिया, अब वर्टिकल देख लिया, सिंपल है। बिकॉज जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो ऐसा क्वेश्चन है कि इफ यू वांट टू पेंट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, तो जब किसी बिल्डिंग को पेंट होते हुए हम देखते हैं तो एक पूरा एक लॉरी जैसा सिस्टम बनाया होता है, उसको किसी पुली से लगा के वो लोग खींच के ऊपर जाते हैं। तो अगर कोई इंसान सपोज 50 किलो का है तो उसको ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट रस्सी से ऐसे लटके रह के कलर करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 500 न्यूटन। समझ में आ रहा है, ऊपर लटके रहने के लिए। तो उन लोगों ने पुली का यूज करके फोर्स को कैसे कम किया, सूडो फोर्स कहाँ कैसे लगा और उसका फोर्स कैसे कम हुआ, वो अपने को समझना है। और उसको समझने के लिए नॉर्मल मैकेनिक्स जो अपने को पता है उसमें डाल डाल के हमने एक बार चेक कर लिया। क्लियर है। तो एक बार लिफ्ट प्रॉब्लम में लिख लो कि हाउ टू, उसका वेट इंक्रीज कब होगा। तो व्हेन वी फील हैवी, सबसे पहले लिखो व्हेन वी फील हैवी,
अब एंटमैन फ्रेम के अंदर एक चीज अगर पूछे कोई कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंटमैन, तो क्या होगा? बिकॉज दोनों एक ही लिफ्ट में बैठे हुए हैं, सिंपल है। ओके, तो व्हेन वी फील हैवी, उसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, सबसे पहला केस जो हमने देखा उसमें हम हैवी फील करेंगे कि व्हेन एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, और दूसरा व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग अपवर्ड्स, वही हुआ पर स्पीड के फॉर्म में। फिर थर्ड पॉइंट लिखो व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स। तो इन पर्टिकुलर 3 केस में अपने को हैवी फील होगा किसी भी लिफ्ट में कि एक्सीलरेशन अपवर्ड मतलब स्पीड इंक्रीजिंग अपवर्ड और स्पीड डिक्रीजिंग डाउनवर्ड। ऐसे कोई भी केस में अगर आप बैठोगे तो आपको हैवी फील होगा। फिर व्हेन यू फील लाइट, तो तीनों का उल्टा कर दो, एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड्स, स्पीड इज डिक्रीजिंग अपवर्ड्स एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड्स। उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? mg माइनस एन इक्वल टू एम ए, mg माइनस एन इक्वल टू एम ए, तब जाके हमारा फॉर्मूला बन जाएगा mg माइनस एम ए इक्वल टू एन। तो n इज इक्वल टू m बंदर बचेगा g माइनस ए, तो वहाँ आता था g प्लस ए, यहाँ हो गया g माइनस ए, तो एक्सेलरेशन कुछ कम हो गया, दैट्स वाई वी आर फीलिंग लाइट। हेडिंग डालो मैकेनिकल सिस्टम प्रॉब्लम। मतलब ये लिफ्ट वाला ही है और वो मैकेनिकल सिस्टम है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट मैकेनिकल सिस्टम प्रॉब्लम। कंसिडर द केस जो भी मैंने बताया कि इफ वी वांट टू पेंट अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, तो लोग क्या करते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन बनाते हैं कि एक पुली सेट करते हैं और जो पेंट कर रहा होता है वो किसी चीज़ पे बैठ जाता है और वो नीचे वाला बंदा उसको खींच के उसको ऊपर या नीचे कर सकता है इजीली। तो उसमें कौन से स्यूडो फोर्स लगे? सबसे पहले तो इसमें टेंशन किस तरफ लगेगा? अब मान लो कि ये जो सिस्टम बनाई है उसका वजन है 10 kg और मानस का वजन है 50 kg, तो व्हाट इज द टेंशन फोर्स टी, फाइंड दिस टी ऑफ दिस सिस्टम। જતો નહીં કશે હમણાં એને ઉપર જવાનું છે, તો એની પાસે 2 ઓપ્શન છે कि सपोज ये 50 किलो છે, तो अगर वो खुद रस्सी को खींच के ऐसे ऊपर जाए और ऐसे पकड़े रहे और पेंट करे, तो वो तो हमको दिख रहा है कि 500 न्यूटन लगाना पड़ेगा उसको रस्सी पे चलते चलते। समझ में आ रहा है? तो टेंशन का आंसर तो आ गया कि 500 न्यूटन्स लगेगा, पर उसने उसको इजी बनाने के लिए ऐसी कुछ चीज़ बनाई तो इसमें स्यूडो फोर्स लग के उसकी जो फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा और उसका जो 500 न्यूटन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा वो अपने को देखना है। तो सिस्टम इज हियर, क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल बी 60 kg, तो डाउनवर्ड साइड पे कितना फोर्स लगेगा? 600 न्यूटन लगने वाला है। तो टेंशन विल बी, 2 टेंशन ऊपर है तो 2T इक्वल टू 600 विल बी योर इक्वेशन। समझ में आ रहा है?
इसका इक्वेशन क्या बनेगा, दोनों टेंशन उसको ऊपर ले जाने का ट्राई करना है, तो 2t इक्वल टू 600, 600 कहाँ से आया, एक्चुअली 2t और नीचे लगेगा mg, m1 प्लस m2g, ऊपर ये उसका FBD हो गया, ऊपर 2t नीचे लगा m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2 हो गया 600, 60 इंटू 10 तो 600, 2t इज इक्वल टू 600, तो t इक्वल टू कितना आया 300 न्यूटन, तो उसको फायदा कितने न्यूटन का हुआ, 200 न्यूटन। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर टेंशन और इसको कितना फायदा हुआ। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद वाला समझो, इसी में करना है, इतना तो इजीली समझ में आ गया। क्या समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? बेसिक चीजें हैं लेकिन करनी जरूरी है, बिकॉज मैकेनिकल सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं। अब क्या होगा, कंटेंट इज सेम, द क्वेश्चन इज सेम। अब क्या हो रहा है कि इसी चीज को अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दे दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, पुली को ही एक्सेलरेशन दे दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, देन व्हाट विल बी द टेंशन एंड व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द पर्सन एंड द सिस्टम। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, 2 मिनट का टाइम देता हूं। देखो 360 कैसे आएगा, इफ यू राइट द इक्वेशन समझ में आ जाएगा, इजी है। अगर ये 2 से ऊपर जा रहा है, फाइंड करना है क्या टेंशन, और क्या पूछा था, नॉर्मल बिटवीन द मैन एंड फ्रेम। ये 2 क्वेश्चन थे। इसका आंसर कैसे आएगा, तो भाई ये ऊपर जा रहा है तो F इजिकल टू एम ए हो रहा है, पर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो क्या हुआ कि उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे, तो भाई 2t और 600 नीचे की तरफ लगा, तो 2t माइनस 600 को काट के, 600 को काटने के बाद ये 2t उसको ऊपर ले जा रहा है, तो फोर्स विल बी ऊपर, ये उसका FBD है कि देयर आर 2t ऊपर, एक 600g नीचे, मतलब जो mg फोर्स लगता है नीचे। ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। ये 2t उसको ऊपर ले जा रहा है a एक्सिलरेशन से, मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में होता तो 2t इक्वल टू 600 लिखते आंसर आता। इसके पहले का सेम सम इक्विलिब्रियम में था। अब क्या कर रहे हैं, पुली मोशन कर रही है, पुली मोशन कर रही है तो 2t ज्यादा होगा 600 से, तभी वो ऊपर जा पाएगा। तो 2t ज्यादा है 600 से, उसीलिए उसने ma जितना काम किया ऊपर की तरफ। तो m कितना था, m होगा 60, तो एक्सिलरेशन होगा 2, तो t का आंसर अब मिल जाएगा 360, जो भी ये लाया है। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो फिर से देखो, इधर ध्यान दो। पहले वाला जो सम था उसमें ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में थी, मतलब वो बंदा पकड़ के खड़ा था, ना तो ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, आराम से पेंट कर पा रहा था। अब उसको बोला कि तू सेकंड फ्लोर नहीं 3rd फ्लोर पे जा, तो 3rd फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट को एक्सेलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकेंड, और उसी लिफ्ट को ऊपर लिफ्ट किया, मतलब कि ऊपर ले जाने के लिए दिस टेंशन मस्ट बी इंक्रीज्ड, मतलब इस रस्सी को खींचा होगा। ये पूरा एटवुड्स मशीन किसी और के साथ जुड़ा होगा, वो उसको खींच रहा है, तो ये पूरा ऊपर खींच रहा है इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब कि ऊपर लगने वाले अगर FBD बनाए तो ऊपर एक टेंशन, 2 टेंशन, 2 टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है mg,
पर अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो 2t इक्वल टू mg, बात खत्म। पर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, 2t विल बी ग्रेटर देन mg, और 2t माइनस mg में से जो कुछ बचा वो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। समझ में आया? तो द इक्वेशन इज 2t माइनस mg इक्वल टू ma। तो 2t माइनस mg मतलब 60 इंटू 10, तो 600 m इंटू a मतलब 60 इंटू 2। क्या प्रॉब्लम है भाई? ओए मैत्री, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी वॉइस। मेरे अलावा किसी का आवाज नहीं चाहिए। जब आपको रिप्लाई करने को दिया जाए तो रिप्लाई किया करिए, बस उतना ही काम आपको करना है। नहीं समझ में आना है पूछना है, मैं पूछूंगा। नहीं समझ में आ रहा है समझाऊंगा फिर से। अंदर अंदर कोई डिस्कशन चाहिए नहीं। क्या आप समझ में आ रही है बातें? सिंपल है एकदम। 2t minus 600 equal to this, then you have get the answer tension is equal to 360 Newton by solving that equation। अब क्या करना है? टेंशन फोर्स फाइंड करना है। किसका? टेंशन नहीं, नॉर्मल फोर्स पूछा है। किसका? नॉर्मल बिटवीन मैन एंड फ्रेम। तो मैन एंड फ्रेम का करना है तो अकेले मैन का अगर तुम बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या बनेगा? एफबीडी बनाओ सपोर्ट फटाफट जल्दी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस मैन का, बिकॉज यू वांट एन एम एफ मतलब नॉर्मल फोर्स ऑफ एम इन फ्रेम। तो अगर ये इंसान ऐसा है, मैन के ऊपर क्या क्या लग रहा है? तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, यहाँ से उसने एक टेंशन पकड़ा हुआ है, उसका खुद का वेट नीचे की तरफ है 50 इंटू 10। अब बांध पड़े जाऊँ क्या मांगू जी? समझ पड़ रही है क्या हो रहा है? ये फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा? नॉर्मल टूवर्ड्स द अपर साइड, इसने हाथ से पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग, तो उसके ऊपर एक टेंशन है, नीचे उसका 500 न्यूटन m इंटू जी है, और वो खुद किसी एक्सिलरेशन से ऊपर जा भी रहा है। समझ में आ रहा है? अब इक्वेशन बनाओ, क्या बनता है? देख भाई, देख भाई इधर देख, t प्लस एन, बिकॉज वो दोनों उसको ऊपर ले जा रहे हैं, ये mg उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस mg इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये कौन है? फोर्स है, ये पूरा एक फोर्स है। एफ इज इक्वल टू एम ए। कौन सा फोर्स उसको ऊपर ले जा रहा है? तो ये और ये इसका सब्ट्रैक्शन, जो बचा वो उसको ऊपर ले जा रहा है। तो टी हमने अभी अभी ढूंढा, नॉर्मल हमको चाहिए। एम जी कौन सा होगा? 500। एम ए कौन सा होगा? इसका मास पता है क्या? इंसान का पता है 50। एक्सेलरेशन पता है क्या? 2। तो 50 इंटू 2, इधर क्या हो जाएगा? 500 माइनस एन। टी कितना है? अभी अभी ढूंढा, 360। तो ये सब लगाने के बाद क्या नॉर्मल मिलेगा? कितने न्यूटन मिलेगा? बराबर है 240 आंसर आएगा उसका। फटाफट से नोट करो। समझ में आ रहा है सूडो फोर्स कैसे काम कर रहा है? एक जन रिप्लाई कर रहा है, मतलब एक क्या? एक को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्या चल रहा है? ये नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन में कुछ समझ में नहीं आएगा। ये स्किप कर सकते थे, लेकिन अभी स्प्रिंग फोर्स बाकी है। स्प्रिंग फोर्स खत्म करेंगे फिर लेक्चर खत्म होगा।
मतलब कोई भी पेपर देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब मैंने नहीं देखा है जीवन में। ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट जो भी पेपर में दिखाई देते हैं किसी भी जेई के वो सारे कवर हो रहे हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो यू कैन सजेस्ट कि ये रह गया है तो उसको बाद में ले लेंगे। अभी जो हेडिंग डालनी है वो डालेगी स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे स्प्रिंग का इतना यूज नहीं है, वर्क पावर एनर्जी में ज्यादा आएगा। उसके आगे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तब स्प्रिंग का यूज ज्यादा आएगा कि व्हेन स्प्रिंग इज ऑसिलेटिंग, तब उसकी बातें ज्यादा आएंगी। अब एकदम सिंपल क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। कंसिडर अ स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। ये उसका नेचुरल लेंथ है, उसको हम बोलेंगे NL, यानी कि नेचुरल लेंथ। मतलब विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स वो ऐसे अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। तो ये उसकी मीन पोजीशन कहलाएगी, जो उसकी नेचुरल लेंथ है वो। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसको ऐसे एलोंगेट कर सकते हैं। तो कितना एलोंगेट किया सर, लेट से x जितना एलोंगेट किया, तब स्प्रिंग के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब वो उसकी नेचुरल लेंथ गेन करने के लिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। मतलब उसको उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा टू गेन इट्स ओरिजिनल नेचुरल लेंथ। सिंपल है। अगर इसको भूल जाओ और ऐसा समझो कि मैंने उसको कंप्रेस किया है, तो वो किस तरह फोर्स लगाएगा, ऐसे। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी ऑलवेज टू गेन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ वापस लेने के लिए वो ट्राई करेगा। मतलब अगर उसको स्ट्रेच किया तो इनसाइड और कंप्रेस किया तो आउटसाइड। और ये क्या हो रहा है सब, तो क्या देयर इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। एक स्प्रिंग कांस्टेंट नाम की चीज शायद आपने सुनी हो। तो ये क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक ऐसी चीज है, उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ कि x जितना एलोंगेशन और x जितना कंप्रेशन करने के बाद वो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी अपनी नेचुरल लेंथ को अचीव करने के लिए, वो डिपेंड करता है ऑन द स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, और वो किस मटेरियल का बना है, उसका डायमीटर क्या है, छोटा है बड़ा है, उस पर पर्टिकुलर डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अमूमन 90% केसेस में अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होगा, इसलिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फोर्स क्या होगा, तो भाई F इजिकल टू KX, पर माइनस साइन सिग्निफाइज दैट कि जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में उसका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वापस से उसकी नेचुरल लेंथ गेन करने के लिए। तो फटाफट से इसको नोट करो, उसका यूनिट लिखो। इसका फर्दर कनेक्शन कहाँ आएगा, तो भाई वर्क पावर एनर्जी में आएगा, जहाँ हम स्प्रिंग की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तब स्प्रिंग का ऑसिलेशंस देख के उसके बारे में बातें करेंगे। तो उसका सेंटेंस लिखो कि F इज प्रोपोर्शनल टू x होता है एक्चुअली, द स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द x, मतलब एलोंगेशन और कंप्रेशन, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी निकलते ही कोई कांस्टेंट k लगेगा। और आगे माइनस साइन क्या दिखा रही है कि वो जिस डायरेक्शन में उसको खींचा होगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। It will try to attain its natural length. The direction of force is like that कि it will try to attain its natural length। ये उसका सेंटेंस हो जाएगा। एकदम सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है, मास 2 kg है, और इसको ऐसे टिंगाया हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स और एलोंगेशन, चलो फोर्स नहीं एलोंगेशन फाइंड करो। हाउ मच एलोंगेशन इट विल हैव, मतलब अगर ये उसका मेन पोजीशन यहाँ पे था तो ये उसका एलोंगेशन हो गया x,
ये उसका नेचुरल लेंथ था पहले इतना NL। तो क्या आएगा फॉर्मूला, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2 है तो नीचे की तरफ लगेगा mg, और mg इक्वल टू दिस kx, तो फोर्स इज इक्वल टू kx। ये क्या है mg कितना होता है 20, k कितना दिया है 10, तो x कितना हो जाएगा 2, तो 2 मीटर जितना एलोंगेशन हुआ होगा। समझ में आ रहा है? ये सब सिंपल चीजें हैं, हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली। अगर हम आज इकट्ठा हुए हैं स्प्रिंग फोर्स पढ़ने के लिए, तो क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि भाई जब कोई सिस्टम आपने ऐसा देखा होगा किसी सब में जहाँ पे स्प्रिंग से कोई मास लगाया होगा, मास से कोई रस्सी लगाई होगी, नीचे एक और मास लगाया होगा, और बोला जाएगा कि किसी रस्सी को काट दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग को काट दिया तो क्या होगा। तो वो सारी कंडीशन पढ़ने के लिए स्प्रिंग फोर्स को समझना ज़रूरी है। मतलब ये सब हमने नेचुरली NCERT में किया हुआ है, ये हम सबको पता है। अब इसके आगे जो आएगा वो हमें सीखना था। एक और सम कर लो, एक और सम कर लो थोड़ा समझने के लिए। पाँच किलो का कोई ब्लॉक ऐसे वेज पे रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन की हाइट है 37 डिग्री, तो इसके साथ क्या होगा? स्प्रिंग के साथ सबसे पहले क्या होगा? मतलब इस केस में मैंने बोला कि स्प्रिंग एलोंगेट हुई, तो इस केस में क्या होगा? कंप्रेस होगी। समझ में आ रहा है? क्या होगा उसमें? स्प्रिंग कंप्रेस होगी। अब कंप्रेस हो गई तो रिस्टोरिंग किस तरफ लगेगा? उसकी जगह वापस लाने के लिए। मतलब समझ ले उसकी नेचुरल लेंथ यहाँ पे कहीं पे थी, उसका x जितना कंप्रेशन हो गया, तो फोर्स लगेगा ऐसे उसको वापस अपनी नेचुरल लेंथ को लाने के लिए, अटेन करने के लिए। तो वो अटेन करने के लिए वो आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। तो फाइंड करो ये x कितना है। स्प्रिंग फोर्स क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भूल गया शायद बताना। स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट बताया ही नहीं। क्या समझ रहा है ये चीज? अगर कोई पार्टिकल वेट पे है तो उसका mg ऐसे होगा, थीटा इधर से इधर आया तो mg कॉस इधर, mg साइन इधर, तो mg साइन थीटा इक्वल टू kx। अब तो mg पता है, साइन थीटा साइन 37 का वैल्यू 500 बार निकाला है, kx भी पता है, तो x मिल जाएगा। अब तो सब सॉल्व कर दिया। साइन 37 की वैल्यू रख दी, mg की वैल्यू 5 × 10 50, k का वैल्यू 100, x का वैल्यू तो ढूंढना है,
तो इन सब का सेटिंग करो तो x का आंसर आ जाएगा। चले पर्पस मत बोलो, इधर किस लिए आए हो। चल लिख लिया। अब ये सब तो हमको आता था, अब नहीं आता था वो क्या है। पूरा सम लिख दिया है कि आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जो रिजिड सरफेस से लगी हुई है 2 kg पे, 2 kg से एक स्प्रिंग है लगी हुई है 4 kg पे। अब ऐसा कंडीशन है जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 आफ्टर कटिंग, तुरंत उसका ढूंढना है तो क्या होगा। ये देखो इसको कैसे करते हैं, जस्ट बिफोर कटिंग एंड जस्ट आफ्टर कटिंग, ऐसे समझना है। जस्ट बिफोर कटिंग क्या होता है, ये इसके ऊपर 40 लगेगा तो यही 40 इसके ऊपर वापस ऐसे लग जाएगा, इसके वजह से 20 होगा, तो इसके ऊपर टेंशन कितना लगेगा, तो भाई 60 लगेगा। समझ में आ गया पूरा फ्री बॉडी डायग्राम। अब तुरंत जब स्ट्रिंग को काटेंगे तो इस पर्टिकुलर चीज के साथ जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आफ्टर ड्राइंग एफबीडी हो जाना चाहिए मेरे को लगता है। इसके बाद 2 क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद 2 क्वेश्चन करेंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। अभी तो मैंने शुरू किया है, एक बार स्ट्रिंग काटेंगे, एक बार स्प्रिंग काटेंगे। नहीं, आई एम गिविंग द ट्रेनिंग टू द गर्ल्स कि फ्यूचर में कैसे काटोगे। कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, स्ट्रिंग के बारे में लिखो, स्ट्रिंग के बारे में लिखो, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट हेडिंग लगाओ, कॉन्सेप्ट बताओ बताओ। तू ही मेरे को आंसर बताएगी इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ कि मतलब ऐसा कोई केस हो जिसमें स्प्रिंग कटिंग या स्ट्रिंग कटिंग का कुछ पर्टिकुलर चीज दिया हुआ हो तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हेडिंग लगाओ कॉन्सेप्ट और नीचे लगाओ स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो कि स्ट्रिंग कैन चेंज द टेंशन
string can change the tension force according to the situation. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मतलब स्ट्रिंग जो है वो तुरंत अपना जो टेंशन फोर्स है वो तुरंत चेंज या गेन कर सकती है. मतलब और दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो स्प्रिंग करके. स्प्रिंग SPRING. जिसके पेरेंट्स आए वो नीचे जाके बात करके आ जाओ कि 10 मिनट लगेगी. बेस हम बाकी जाओ 10 मिनट लाग. स्प्रिंग के बारे में लिखो. स्प्रिंग कैन नॉट चेंज द फोर्स व्हेन इट्स गेट्स कट. मतलब स्प्रिंग को जब काटा जाए तो वो अपना फोर्स चेंज नहीं कर पाएगी. क्यों? बिकॉज स्प्रिंग कैन नॉट चेंज द फोर्स व्हेन इट गेट्स कट बिकॉज इट वांट टू चेंज द फोर्स. मतलब अगर आपको फोर्स को चेंज करना है, इफ यू हैव टू चेंज द फोर्स, तो उसके ऊपर हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. इट हैज टू चेंज इट्स लेंथ. मतलब स्प्रिंग की लेंथ जब तक चेंज नहीं होगी तब तक उसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं. सिंपल चीज है. तो अगर स्प्रिंग को मैं काट रहा हूं, स्प्रिंग को यहां से अगर काटेंगे तो उसकी लेंथ में तो कोई चेंज है नहीं. समझ में आ रहा है? तो वो जी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगा. मतलब इसी क्वेश्चन में ध्यान दो. अगर स्प्रिंग को काट दूं और पूछो 4 का एक्सेलरेशन क्या होगा तो जी. समझ में आ गया? पर जब स्ट्रिंग को काटा, मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग जब हम स्प्रिंग को काटेंगे तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मास 4 kg. तो क्या भाई जी, वो फ्री फॉल की कंडीशन बन जाएगी. सिंपल है. पर जब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करो. FBD लगाओ. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करो. देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स कितना है उसके ऊपर? 60 न्यूटन. कितने पे? 2 kg पे. नहीं इधर देख. इसको काट दिया तो ये पूरा कंडीशन नीचे गिरेगा. तो इधर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि दिस 40 विल बी कैंसल आउट विद दिस 40. तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा. पर वो कितना होगा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 20. तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा. 60 ऊपर 20 नीचे. 40 गया तो 60 डिवाइड बाई 20. अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग की जब बात करी तो स्प्रिंग में फोर्स कब लगेगा? जब स्प्रिंग की लेंथ को चेंज किया जाए. अब एक बार इसका अलोंगेशन हुआ होगा तब हम उसको कट करेंगे. तो स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये 40 भूल जाओ. 60 ऊपर की तरफ था, 20 नीचे की तरफ था. तो 60 डिवाइड बाई 20 मिल जाएगा एक्सेलरेशन. 20 मतलब mg. ये देख, तो इधर ध्यान दे तो समझेगा. 60 क्या है? टेंशन फोर्स. 20 कौन है? mg.
तो टेंशन फोर्स माइनस mg, सॉरी डिवाइड बाय mg, टेंशन फोर्स डिवाइड बाय mg इक्वल टू एक्सीलरेशन। अभी भी समझ में नहीं आया कैसे? ये देख, टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ऐसा होगा। फिर से पूरी कैसेट फिर से। कुछ नहीं समझा? બધા ચૂપ થશો તો આગળ સમજ પડશે। मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? Spring can change the tension force according to the situation. Spring cannot change force when it gets cut, because if you want to change the force, some force needs to be applied. देखो, सबसे हमने वो क्या बोला कि स्प्रिंग लेंथ डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली व्हेन वी कट इट। तो स्प्रिंग तो चेंज होगी नहीं, तो F बराबर एम ए किस पे लगाना है? 2 kg के मास पे। तो 2 kg के मास पे F बराबर एम ए लगाओ, तो M कितना है? 2 kg के मास पे 60 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैंने क्या लाया था अभी? 30। वो नहीं लेना है, ये 40 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है समझो। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों ने ऐसा बनाया होगा 2 kg का कि ऊपर आपका है 60, नीचे है 40, बरोबर, तो बचेगा 20। पर ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज स्प्रिंग की कोई लेंथ चेंज थोड़ी हो रही है। स्प्रिंग की कोई लेंथ चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये 40 काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे का ऐसा ही सिस्टम पूरा गिर जाएगा। स्प्रिंग की कोई लेंथ चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? जैसे ही इसको काट दिया, ये भी जी के इन्फ्लुएंस में, ये भी जी के इन्फ्लुएंस में, तो ये 40 का कोई काम नहीं है। किसका काम है? ये 60 का। तो 60 इज इक्वल टू 2a। तो एक्सेलरेशन मिला 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गलती से अभी क्या आंसर आया था मेरा उधर? हाँ, मैं 220 kg समझ लिया था उसको। બે સમ બાકી છે, કરી લ્યો। हारू बस चलो, नेक्स्ट लेक्चर में 2 सम कराने के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू फ्रिक्शन। ओके।